Lung cancer is one of the worst cancer to get and one of the most common cancer in India. काफ़ी बार हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ लंग कैंसर जब तक वो डायग्नोस होते तब तो और कहीं पे फैल गए होते। लंग ट्रांसप्लांट मेनली जहाँ पे कि लंग्स जो पेशेंट अभी ऑक्सीजन पर है 24 घंटा जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, COPD के टर्मिनल स्टेज में आज रोज़ 2 नए पेशेंट देखने मिलते हैं। तो ये मे बी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पोस्ट कोविड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोई रीज़न से इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ गए। लेकिन लंग्स का टीबी ये काफ़ी अरसों से इंडिया में है। इसकी वजह क्या है और इतना इराडिकेट हो क्यों नहीं रहा? और टीबी की बीमारी किस वजह से होती है, ये डायग्नोज भी होकर अभी 100 साल हो गए हुए। बिल्कुल। टीबी की वजह से हर 15 मिनट को एक आदमी इंडिया में मरता है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट की तरफ। क्लोज एनवायरनमेंट में रहने का बच्चों के या उनके लंग्स पे, उनके लंग फिटनेस पे असर होता है, और अगर वो होता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? जब आप क्लोज रूम में होते, रूम बंद होता है, तो सेम ऑक्सीजन यू आर ब्रीदिंग अगेन एंड अगेन। तो ओबेस पेशेंट में काफ़ी बार ये जो होता है, अपने टंग की जो पीछे की साइड होती है वो जाके पीछे टच हो जाती है। और फिर पेशेंट को जब वो टच होती है तो हम जब सांस लेते तो फट 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 ये करना शुरू हो जाती है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लंग्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की। आज एपिसोड में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र कावड़े सर के साथ वापस लंग्स के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस एपिसोड 2 में भी। सर, पल्मोनरी अटैक जो आपने अभी बताया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से लंग कैंसर के भी काफ़ी सारे अभी हम लोग केसेस देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, रीजंस क्या है, और क्या क्या होता है एग्जैक्टली पूरा केस? लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर टू गेट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। अच्छा। ओह, या इन मेल। अच्छा। और इसके सिम्टम्स तो वैसे ही होते, धीरे धीरे आते हैं सिम्टम। खांसी आना, नॉर्मली लंग कैंसर स्मोकर्स में होता है, उसमें कुछ टाइप होते हैं लंग के, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नॉर्मली स्मोकर्स में ये ज़्यादा दिखाई देता है। बार बार स्मोकिंग करने से जो लंग इंजरी होती है उससे जाके वो कार्सिनोजेंस की वजह से लंग कैंसर होता है। ये जो लंग कैंसर होता है, इसके सिम्टम्स जैसे कि कोई भी अन्य बीमारी की होती है वही टाइप के होते हैं। खांसी आना, दम लगना, खांसी के साथ थोड़ा ब्लड आना। ब्लड आया तो इमीडिएटली आपको एक्सरे करना ज़रूरी है। एक्सरे पे अगर कुछ नहीं आता है तो सीटी स्कैन करना ज़रूरी है। आजकल अच्छे एडवांस सीटी स्कैन की वजह से इवन स्मॉल लंग कैंसर कैन बी पिक्ड अप वेरी वेल। काफ़ी बार लंग कैंसर की वजह से ब्लड आता है, वैसे छाती में पानी हो जाता है, ये पानी निकालना ज़रूरी होता है, उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इन मेन। उसका डायग्नोसिस जितना जल्दी होगा तो ये ट्रीटमेंट जल्दी से लागू जी। एक और काफ़ी बार हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ लंग कैंसर जब तक वो डायग्नोस होते हैं तब तो और कहीं पे फैल गए होते हैं, तो उनमें सर्जरी भी नहीं होती है। तो ओनली ऑप्शन जो रहता है तो कीमोथेरेपी देना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना। बट सर्जिकली उसे कैसे ट्रीट कर सकते, अगर बहुत जल्दी चलो होकर टाइम पे पता चल ही गया तो? पहले जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि 20 पैक ईयर्स वाले जो स्मोकर्स होते हैं उनका रेगुलर असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि अपन लंग कैंसर बहुत छोटे स्टेज को, एकदम फर्स्ट स्टेज को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जब सिर्फ वो एक लंग के एक पोर्शन को ही रिस्ट्रिक्ट हुआ है और कहीं पे फैला हुआ नहीं है, उसके लिए हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन क्या होता है, ये पूरे शरीर का सर से लेके तो पैर तक अच्छा। पूरे शरीर को स्कैन करता है। ओके। कहीं पे कोई कैंसर सेल्स बैठी है नहीं है, कोई नोड्स इन्वॉल्वमेंट है, लीवर है, बोन से, ब्रेन है, यहाँ पर कोई जो लंग के टिश्यू है, लंग के जो गांठ की जो स्प्रेड है वो कहीं पर पहुंची है नहीं देखने के लिए। तो वो अगर नहीं होगा और लंग का सिर्फ एक ही पोर्शन में अटैच्ड होगा तो फिर कैंसर सर्जरी इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं। अगर अर्ली स्क्रीनिंग, मास स्क्रीनिंग किया तो उसमें ये पेशेंट आ सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम पेशेंट को सिम्टम आते हैं, लंग ये बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, तो एक छोटा लंग कैंसर शुरू होता है तब तक कोई सिम्टम नहीं आते। जब वो एडवांस हो जाता है तभी वो सब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ये लंग कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग वो पार्ट निकाल देते हैं, लंग ट्रांसप्लांट जैसा भी कोई कंसेप्ट अभी है? नहीं, लंग कैंसर के लिए तो ट्रीटमेंट होती है कि अगर वो सर्जिकली पॉसिबल है और कहीं पे स्प्रेड नहीं हुआ तो उसको सर्जिकली निकाल देते हैं और उसका
और शरीर पे इफेक्ट नहीं आना, कहीं पे स्प्रेड हुआ तो उसके लिए कीमोथेरेपी होती है, या तो अभी अभी टारगेटेड थेरेपी होती है, अच्छा। या अगर कोई लोकलाइज कहीं पे होगा तो उसका रेडिएशन थेरेपी होती है। लंग ट्रांसप्लांट ये एक अलग चीज़ है। अच्छा। लंग ट्रांसप्लांट मेनली जहाँ पे कि लंग्स, जो पेशेंट अभी ऑक्सीजन पर है, 24 घंटा जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, सीओपीडी के टर्मिनल स्टेज में, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब हम सीखते थे 25-30 ईयर्स बैक, वो टाइम पे आईएलडी का, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ का हार्डली कोई महीने में 2 महीने में एक आधा पेशेंट दिखता था। आज रोज़ 2 नए पेशेंट देखने मिलते हैं। तो ये मे बी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पोस्ट कोविड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोई रीज़न से इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ गए हुए। इनको सबको घर पे ऑक्सीजन लगता है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन लेता है, और धीरे धीरे एक बार फाइब्रोसिस हुआ तो पूरा ठीक तो होता नहीं है, प्रोग्रेसिवली थोड़ा 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 बढ़ते 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 जाने वाली बीमारी है। अभी जो एंटी फाइब्रोटिक्स दवाई आई है, उनसे ये बीमारी का बढ़ने का स्पीड कम होता है, लेकिन रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स नहीं ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो है वो प्रिजर्व कर सके, बढ़ नहीं सके। इनका अल्टीमेट सॉल्यूशन सबका यही होता है कि लंग ट्रांसप्लांट। जिनको भी लंग फाइब्रोसिस है, फाइब्रोजिंग अल्वियोलाइटिस है, हाइपरसेंस न्यूमोनाइटिस है, जिनको अपने को पता है कि ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इन पेशेंट को हम लंग ट्रांसप्लांट के लिए एनरोल करते हैं। अच्छा। और लंग ट्रांसप्लांट पहले तो नहीं था, लेकिन अभी पूना में भी अवेलेबल हो गया है। रिजल्ट्स भी काफ़ी इनकरेजिंग आ रहे हैं। तो पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग होता है, उसका एज प्रोफाइल, चेस्ट प्रोफाइल, कि छाती का साइज़ कितना है, वो हिसाब से हम पेशेंट को लोकेट करते, उसके प्री रिक्विजिट जो चेकअप होता है वो करते हैं, 2D को करते, हार्ट की कंडीशन देखते कि उसको हार्ट नया लंग वो ले सकेगा या नहीं लग सकेगा। ये सब असेसमेंट करने के बाद लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट सिलेक्ट करते हैं। लंग तो ऐसा किसी पेशेंट का तो जैसे कि किडनी कोई डोनेट करके मिल वही जाता मैं है, वैसे पूछ तो रहा नहीं था, एग्जैक्टली। डोनर कहाँ से लाओगे? लंग तो कोई देगा नहीं। हाँ, वही। तो लंग कैसा होता है, कैडेवरिक होता है, कि जो पेशेंट ब्रेन डेड हो गया हुआ है, हाँ। सडनली एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन डेड हुआ है, और अभी पेशेंट की बचने की चांस नहीं, तो वो लोगों के लंग डोनेट होते हैं। अच्छा। ये लंग्स एयरलिफ्ट करके, या नज़दीक है तो इमीडिएटली आ सकते हैं, बाहर देश में, बाहर गांव में है तो वहाँ से एयरलिफ्ट करके लंग्स आते हैं, और कुछ घंटों के अंदर ही वो ट्रांसप्लांट करना। तो ये पेशेंट नॉर्मली वेटिंग लिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहते हैं, ओके। और दे आर वेटिंग फॉर द टू गेट अ न्यू लंग। जब भी मिलता है तब उनके ऊपर फिर लगाते हैं। काफ़ी क्रिटिकल सर्जरी हो गई। काफ़ी क्रिटिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, जिसको बार बार ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है, रिजेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, कफ अंदर जो अटकता है उसको बार बार ब्रोंकोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। बराबर। काफ़ी देर तक पेशेंट इक्मो पे रहता है। ये इक्मो क्या रहता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। ये प्रोसेस जब लंग नहीं कर सकता है तो इसको जैसे डायलिसिस के हिसाब से इम्प्योर ब्लड बाहर आता है, और प्योर ब्लड बाहर के बाहर प्योर होके फिर अंदर ब्लड में सर्कुलेशन में डालते हैं। उसको इक्मो मशीन पे काफ़ी दिन पेशेंट को रहना पड़ता है। ये सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरी है, बट इट इज़ अवेलेबल नाउ, और इंडिकेटेड पेशेंट को ये एक ऑप्शन अभी हम देना शुरू कर। अभी और एक बात करें कि एक बीमारी है जो बरसों से इंडिया में है ही, एक समय थी कि इस बीमारी की इंडिया वॉज द कैपिटल। मैं बात कर रहा हूँ टीबी की, जिससे टीबी और फेफड़ों का नाता बहुत नज़दीक का है। वैसे टीबी बॉडी में कहीं हो सकता है कहीं भी, लेकिन लंग्स का टीबी ये काफ़ी अरसों से पूना में इंडिया में है। इसकी वजह क्या है और इतना इराडिकेट हो क्यों नहीं रहा है? सांसों की बात के, लंग्स के डिसीजेस के बारे में बात कर रहे थे, और टीबी की नहीं करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टीबी की बीमारी इवन इजिप्शियन पिरामिड्स में जब खोदे तो मम्मीज़ में भी दिखाई दी अच्छा। थी। इतना पुराना डिसीज़ है। हमारे आयुर्वेद में भी पीछे देखा जाए तो इसका उल्लेख आता है कि टीबी का बीमारी का उल्लेख आता है। और टीबी की बीमारी किस वजह से होती है, ये डायग्नोज भी होकर अभी 100 साल हो गए हुए। बिल्कुल। रॉबर्ट कॉक्स ने जो बैसिलस पहचाना था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी खोज होकर भी 100 साल हो गए। फिर भी हाँ, बीमारी है। उसकी दवाई आकर भी अभी 70 साल हो गए। फिर भी अभी तक हम टीबी की वजह से हर 15 मिनट को एक आदमी इंडिया में मरता है। हो। इतना अभी तक हम स्मोकिंग के बाद में, ये सेकंड ऐसा डिसीज है कि जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सके। नहीं कर पाए। गवर्नमेंट का बहुत प्रोजेक्शन है कि बाय 2025 वी शुड एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस, बट विच डजंट लुक वेरी प्रैक्टिकेबल, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा। टीबी
ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। प्राइमरीली लंग्स, 70% ऑफ द केसेस आर लंग ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन 30% दूसरे भी, जैसे कि पेट का टीबी, ब्रेन का टीबी, स्पाइन का टीबी, आँखों में टीबी होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक का टीबी, ये सब अलग अलग पार्ट्स को, उसको कोई पार्ट बॉडी में ऐसा नहीं है कि जिसको टीबी अफेक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज़ अ कॉमनेस्ट डिसीज़ फॉर अ रेस्पिरेटरी फिजिशियंस टू ट्रीट। पहले के साथ तो इसकी भी ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी अवेलेबल है, पर अभी नई नई मेडिसिन भी आई हुई है। पहले तो ऐसा होता था कि टीबी एक बार डायग्नोस हुआ तो हम खुश होते थे कि अभी इसको ट्रीटमेंट चालू करेंगे और पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो MDR टीबी आया हुआ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो नॉर्मल जो दवाई देते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला टीबी, उसके वजह से ये पेशेंट ठीक होने का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो वी आर लिटिल मोर प्रोएक्टिव। उसके अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है या नहीं वो डिटेक्ट करना। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से कि टीबी को इलिमिनेट करें। अदरवाइज जो प्राइवेट में करती तो 2500 खर्चा आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से करते तो फ्री में हो जाता है। पेशेंट को इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। जो पेशेंट पूरी ट्रीटमेंट करता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। अच्छा, ये भी उनको सुविधा है। ऊपर से उनको खाना पीने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो पेशेंट का गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है टीबी के पेशेंट के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो है कि टीबी फ्री इंडिया, उसके लिए काफ़ी खर्चा हो रहा है और काफ़ी उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी टीबी इतने सालों के बाद भी अभी भी पूरा निकल गया ऐसा अपन बोल नहीं सकते। अभी भी काफ़ी सारा फैल है। और MDR टीबी इज़ अ बिग मेनेस कि जो नॉर्मल दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन इसके लिए भी अभी काफ़ी नई दवाई जो आई है, बिडाक्विन है, डेलामाइड है, ये सब गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल। काफ़ी महंगी दवाई है जो प्राइवेट में अवेलेबल होती भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होती, और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है जो पेशेंट का प्रोफाइल होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दी जाती है और उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ग्रेट सर, अभी टीबी की बात चली ही है तो एक बात ऐसी है कि खांसी जो है, मतलब पहले जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, खांसी हो गई, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, 4-5 दिन में वो ठीक हो जाती थी, मैक्सिमम 8 डेज। करेक्ट। बट अभी पिछले 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि एक बार जो खांसी शुरू हो जाती है तो वो 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक वो ठीक ही नहीं होती। मतलब फिर वो पेशेंट ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, सब तरह के पैथीज करेंगे। ये मतलब वो ऐसे क्यों हो रहा है कि ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये जो हमने देखा हुआ है पोस्ट कोविड, स्पेशली कोविड के बाद में लोगों की इम्यूनिटी, अपर एयरवेज की इम्यूनिटी, जो गला होता है, गला की आके जो मिकोजा की इम्यूनिटी कुछ कम हुई लगती है। और शायद वायरस का पैटर्न भी चेंज हुआ है। उसके वजह से ये जो वायरस होता है तो म्यूकोजा को, जो अपने बोलने का यंत्र होता है, वोकल कॉर्ड पे अटैक करता है, फेरिंग्स पे अटैक करता है, और पूरा नाक से लेके गले से लेके तो अंदर तक, फेरिंगो लैरिंगो ट्रेकियाइटिस, ये तीन ही जगह पे ऐसे अटैक करता है कि वो इरिटेशन कंटिन्यूस रहता है। हाँ, पेशेंट को बार बार खांसी करने की इच्छा होती है, खांसी करना ही पड़ता है, उसके साथ उसको ठीक नहीं लगता। ये चलते रहे, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सूजन होती है या इरिटेशन होता है। ये जो चल रहा है वो मेनली हमने कोविड के बाद ही देखा हुआ है। ये प्रॉबेबली चेंज ऑफ वायरस की वजह से होता है। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको चेंज कर, इससे बचने के लिए बेस्ट उपाय तो इम्यूनाइजेशन। अच्छा। जैसे कि हम सभी लोगों जिनको भी चेस्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उनको इम्यूनाइज करते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है। ये जो वैक्सीन है उसमें 4 अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, और ये वायरस ऐसे होते हैं कि जिन वायरस ने पिछले 12 महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट किया है, ये 4 वायरस को लेके नया वैक्सीन बनाते हैं। तो ये वायरस एवरी ईयर चेंज होते हैं। ये साल जो वायरस आएंगे उनका वैक्सीन वो नेक्स्ट ईयर बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर जो आएंगे उसका आगे साल बनाएंगे। अच्छा। तो गोज ऑन चेंजिंग, एज द वायरस गोज ऑन चेंजिंग द वैक्सीन ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग। तो ये वैक्सीन की वजह से ऑलमोस्ट 60% चांसेस वायरस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा के कम हो जाते हैं। तो ये एवरी ईयर ये वैक्सीन सबको लेना चाहिए, ऑल एजेस? जिनको भी एलर्जी है, बार बार अच्छा। रेस्पिरेटरी ट्रैक की तकलीफ है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, COPD है, लंग फाइब्रोसिस, इनको तो हम देते ही हैं। और जिसके भी घर में ओल्ड एज पेशेंट है, हाँ, ये क्या होता है, घर में ओल्ड एज पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ है, सब तरीके की बीमारी है, वो तो कहीं पे जाता नहीं है।
लेकिन उसके घर वाले लोग बाहर घूम कर आते, सर्दी खांसी इन्फेक्शन लेकर आते, उनकी खुद की इम्यूनिटी तो अच्छी होती है, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन वो घर पे आके घर वालों खांसी को करती है और आके उनके बराबर घर के जो पेशेंट होता है उनको ये प्रसाद देते हैं और उनको ये होता है। तो जिनके घर पे सीरियस पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, जो होम रिडन है, उनके घर के लोगों में भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उनको भी वैक्सीनेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उन पेशेंट का है। अच्छा। ये हुआ एक फ्लू वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। उसके अलावा दूसरा और एक होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके। न्यूमोकोकल वैक्सीन ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो सिर्फ एक बार देने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको एक आफ्टर 6 मंथ्स 3 वीक्स यू कैन रिपीट इट। तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन और फ्लू वैक्सीनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज, कि जिनको बार बार इन्फेक्शन नहीं होना, फ्लू नहीं होना, जो भी क्रिटिकली इल होते हैं, COPD होते हैं, इनको बार बार तकलीफ नहीं होना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ देशों में तो अमेरिका जैसे देशों में अगर तुमको निमोनिया हो गया, एडमिट करना पड़ा, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो आपका इंश्योरेंस क्लेम भी पास नहीं होगा। इतना वो स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि यू आर निगलेक्टेड योर सेल्फ, इतना ज़रूरी है। ग्रेट सर, अभी हमने बीमारी की तो बात तो कर ली, एक अपने थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी लंग एज के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा लंग एज हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं, और कौन से टेस्ट है जो लंग के लिए हम लोग करते हैं ताकि लंग हेल्दी है या अनहेल्दी है हमको समझ आ जाए। वैसे तो आपको पता ही होता है कि हार्ट के लिए क्या हुआ तो ECG सभी को ECG पता का होता सही है, बात है। लेकिन लंग्स के लिए टेस्ट के बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, अनलेस तुम चेस्ट फिजिशियन के पास जाके कंसल्ट जी, करते हैं। जी। इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एक तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्पायरोमेट्री। अच्छा। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा मशीन होता है टेलीफोन जैसा, जो कि कंप्यूटर को अटैच्ड होता है। उसमें आपको जोर से फूंक मारने के लिए बताते हैं और कितनी हवा एक ब्रेथ में बाहर आती है और फिर वही सांस वापस अंदर लेनी होती है। उससे पता चलता है कि एक सांस में वो आदमी कितनी हवा बाहर छोड़ सकता है, कितने स्पीड से छोड़ सकते हैं, कितने सेकंड में छोड़ सकता है। ये हर एक आदमी का डिसाइडेड होता है, उसका जो नॉर्मल प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं। तो कितना परसेंट, इट शुड बी अराउंड मोर देन 80% ऑफ नॉर्मल, तो वो नॉर्मल होता। तो उससे हमको पता चलता कि इसको एस्थमा है या नहीं है, उसको COPD है या नहीं है, कि लंग कैपेसिटी में ऑब्स्ट्रक्टिव टेंशन आ रहा है या रिस्ट्रिक्टिव आ रहा है, कि जाने के जो सांस लेने की नली में ब्लॉकेज है या कि लंग ही खराब है। अच्छा। ये पता चलता है, उससे हमारी ट्रीटमेंट का पैटर्न चेंज होता है। साइमल्टेनियस वो करने के बाद फिर से हम उसको दवाई देते, ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलेशन फॉर्म में देते, फिर से चेक करते उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं आता है। अगर 15% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, इसका मतलब पेशेंट इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू ब्रोंकोडायलेटर। अच्छा। तो उसकी ट्रीटमेंट वो हिसाब से चेंज हो जाती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक ECG। व्हाट इज़ ECG फॉर हार्ट, PFT इज़ फॉर लंग्स। लंग्स। तो ऐसा एक बार तो PFT कर ही लेना चाहिए ताकि उनको पता चले कि अपनी लंग कैपेसिटी कितना है, और वो 3 साल से 5 साल से रिपीट करके देख सकते हैं कि उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इम्प्रूव होता है। और जिनको पेशेंट है, जिनको तकलीफ है, उनको तो करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन से टेस्ट की बात कर सकते हैं हम लोग? एक फिनो के नाम से मैंने एक टेस्ट सुना था, वो क्या है एग्जैक्ट? काफ़ी बार पेशेंट, खांसी का पेशेंट आता है, उसका PFT करते नॉर्मल आता है, एक्सरे करते नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी वो खांसी करता है। ये टाइम पे हम सोचते हैं कि उसको स्टीरॉयड देना है या नहीं देना है। स्टीरॉयड कब देते हैं? जब पेशेंट के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, वही टाइम पे स्टीरॉयड देना जस्टिफाइबल होता। तो ऐसे पेशेंट का जब हम फिनो करते हैं, फिनो मतलब क्या, FeNO, दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। नाइट्रस ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि अंदर इन्फ्लेमेशन है। उसका परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपको उसको स्टीरॉयड दे सकते हैं। तो इट गिव्स द आइडिया अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें सब तुम्हारा एक्सरे नॉर्मल आएगा, PFT नॉर्मल आएगी, फीवर नहीं आएगा, WC नहीं आएगा, फिर भी पेशेंट खांसी कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट का हम फिनो करते, फिनो करके उसको प्रूव करते कि इसमें इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है तो स्टीरॉयड देना जरूरी होता है, तो उनको दे दिया जाता है। उसके अलावा DLCO होता है कि कितना लंग, ये मेजरली लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट में करते हैं। अच्छा। कि जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कितना होता है अल्वियोलर लेवल पे, उसका ऑक्सीजनेशन में लंग्स का पैरेन्काइमा कैसे काम कर रहा है, ये देखा जाता है। सो और भी कुछ थे, ब्रोंकोस्कोपी जो हमेशा काफ़ी लोग करते भी हैं। हाँ, ये जो सब हमने टेस्ट बताए ये लंग के फंक्शन के लिए है। जी। लंग में कोई डिसीज़ होता है, जैसे कि अच्छा। कैंसर है
कुछ छोटे बच्चे कुछ स्वॉलो कर लेते हैं, वो गले में चला जाता है, ट्रेकिया में अटक जाता है, तो उसको लिए करने के लिए हमें ब्रोंकोस्कोपी होता है। पहले ज़माने में जो ब्रोंकोस्कोपी का तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, उसको पूरी भूल देनी पड़ती थी। अभी ब्रोंकोस्कोपी बहुत ही एडवांस मशीन है, वीडियोस्कोप आ गए हुए। छोटी सी ट्यूब होती है, टेलीस्कोप 6 mm 5 mm साइज़ की होती है, नाक से जाती है, अंदर का पूरा चेकअप करा देती है। तो आपकी सांस की नली, सांस वोकल कॉर्ड्स चेक होते हैं, ENT का पूरा चेक होता है, सांस की नली चेक होती है, दोनों साइड चेक करते हैं। अगर कोई निमोनिया है तो निमोनिया का कफ निकालते हैं, ताकि अपने को एग्जैक्टली कौन सा एंटीबायोटिक समझ आता है। जी। कोई गांठ है तो उसके बायोप्सी लेने आती है। लंग में पैरेन्काइमा में प्रॉब्लम है, डिफ्यूज डिसीज है, सभी जगह डिफ्यूज, तो लंग की बायोप्सी ले सकते हैं। इसके आगे की एडवांस मतलब ईबस आता है, ये बस एंडोसाइ, हाँ, USG गाइडेड ब्रोंकोस्कोपी। उसके अंदर लंग्स के बाहर भी, लंग्स के एयरवेज के बाहर भी कुछ बीमारी होगी, कुछ गांठ होगी, तो वहाँ से हमको धीरे से बायोप्सी लेने आता है। ये काफ़ी एडवांस्ड होने की वजह से जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है, करेक्ट डायग्नोसिस होता है, तो ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। तो ब्रोंकोस्कोपी छोटे बच्चों की भी हम करते हैं, बड़ों लोगों की भी करते हैं, एडल्ट एंड पीडियाट्रिक दोनों भी करते हैं। ईबस जिनको भी लंग्स सस्पेक्टेड लंग कैंसर है, गांठ है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो कि एडवांस से अभी पुणे में पिछले कुछ सालों से आई हुई है। इसके अलावा फिर जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए फिर हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। एलर्जी टेस्टिंग 2 तरीके की होती है, एक तो ब्लड के अंदर ही कर लेते हो, तो कोई भी लैब में हो जाती है, लेकिन हम जो होता है स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। इंडिविजुअल एलर्जन को पेशेंट के ऊपर लगा के चेक करते कि उस चीज़ की एलर्जी है नहीं है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, डिसेंसिटाइजेशन भी कर सकते हैं। सर अभी हम लोग बीमारियों के बारे में बात की, सिम्टम्स की बात की, इम्यूनाइजेशन की बात की, बट इस सब के बाद एक स्टेज आती है रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन क्या होता है और उसमें क्या क्या किया जाता है जो पेशेंट को हेल्प करे, और किसके लिए होता है ये? हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जितना फार्माकोथेरेपी से या दवाई से जितना फ़ायदा होता है, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा या उतना ही फ़ायदा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से हो सकता है। जिसके जैसे कि जो COPD पेशेंट होते हैं, उनको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, तो उनका न्यूट्रिशन ठीक से अरेंज ऑर्गेनाइज करना, उनके जो मसल वीकनेस होता है तो मसल की स्ट्रेंथनिंग करना, ताकि वो ठीक से ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसका डाइट चार्ट बनाना, पेशेंट को एक्सरसाइज कराना, 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते, जिससे उसको एक्सरसाइज का एक शेड्यूल दिया जाता है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जाती है, और उसको कुछ स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव स्पायरोमीटर दिए जाते हैं कि जो घर पे जाके एक्सरसाइज करते हैं। कुछ योगासन सिखाए जाते हैं, जैसे कि प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये जो कि उसकी पेशेंट के असेसमेंट करके उसके हिसाब से टेलर मेड उसके लिए एक मॉडल प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कि उनको इधर डेली या ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक घर पे यूज़ करना होता है, ताकि वो आगे जाके उसके लंग्स को मजबूत बना सके। अच्छा। लंग्स में अगर प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आपके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। पेशेंट को सिम्टोमेटिक और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए उसकी बहुत ज़रूरी होता है। लंग फिटनेस अच्छा होता लंग फिटनेस अच्छा होता है, जिसकी ब्रीदिंग पे अच्छा कंट्रोल है, उसकी ब्रीदिंग अच्छी है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। सर आजकल यंग जनरेशन जो अभी हमारे पहले के एपिसोड में देखा, माई स्पेस, माई प्राइवेसी के चक्कर में दे आर मोर इनटू क्लोज डोर्स एनवायरनमेंट। घर या वो उनके बेडरूम में, वहाँ से वो क्लासेस, फिर कॉलेज, फिर वापस घर, और अगर उनको एक्सरसाइज करने बोलेंगे तो दे प्रीफर जिम। बट ऐसे में, ऐसे बीइंग अ पेरेंट, मुझे लगता है कि बच्चों ने ओपन एयर में जाना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए अभी। तो इन सब का क्या ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट में रहने का बच्चों के या उनके लंग्स पे, उनके लंग फिटनेस पे असर होता है, और अगर वो होता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? नेचर ने जब घर पे रहने की वगैरह सिस्टम नहीं थी, जब जंगल में रहते तो लोग वैसे ही रहते थे, वैसे ही रहते हैं। ओपन स्पेस में रहते, जब वो ज़्यादा हेल्दी थे, वो उनका कंपल्सन था। लेकिन अभी अपने को इतनी लग्जरी मिल गई है कि चलना, दौड़ना ये एक ऑप्शनल हो गया हुआ है। सच घर में। पे बैठ के भी सब चीज़ें आती है, कुछ लाने के लिए जाना नहीं पड़ता, एक फ़ोन कॉल किया तो घर पे सभी चीज़ें आती है। तो ये जो वॉकिंग हैज़ बिकम ऑप्शनल नाउ, एक्सरसाइज हैज़ बिकम ऑप्शन। बिल्कुल। ये बिना किए भी आदमी
जी सकता है। तो ये लोगों को ये शॉर्टकट मार के ये सब चीज़ें करते, वो कि बहुत ही गलत है इन अ लॉन्ग टर्म। जब आप क्लोज रूम में होते, रूम बंद होता है, तो सेम ऑक्सीजन यू आर ब्रीदिंग अगेन एंड अगेन। तो ओल्ड बिल्डिंग का जो सिंड्रोम होता है कि एक ही कोमट जगह पे जहाँ पे ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, तो आपका सोचना भी थोड़ा कम हो जाता है। रीब्रीदिंग होके आपके लंग्स भी वीक हो सकते हैं। अगर वही रूम में कोई फंगस है, कोई डस्ट है, तो ये चीज़ों से भी बार बार सांस लेने से आपको तकलीफ हो सकता है। इट्स ऑलवेज प्रिफरेबल टू एक्सरसाइज इन द आउटसाइड ऑल्सो। हैव नाइस फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब घर की बात चली है तो और एक उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि जो होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स, जैसे खर्राटे लेना, ये आम बात हो गई, या स्लीप एपनिया जब बोलते हैं कि सांस लेने की तकलीफ अचानक शुरू होती है नींद में, तो ये कारण इनके क्या है और इसके लिए क्या करना उचित होगा? स्लीप एप्निया ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, जिसकी कि ज़्यादा अवेयरनेस कुछ सालों पहले नहीं थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्लीप डिसऑर्डर की वजह से एक्सप्लेन हो सकती है। स्लीप क्या होता है, नींद क्या होती है, और नींद की अपने को ज़रूरत क्या होती है। ऐसा देखे जाए तो जो नींद के वजह से अपने बॉडी का साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है। एक जो दिन में पूरा जो थकावट होती है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, वो एक 7 घंटे की 8 घंटे की स्लीप के बाद में नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो पूरा रिजुनेट हो जाता है। बराबर। जैसे बताते ना कि रात गई बात गई, तो जो भी चीज़ें हुई वो सब भूल के आदमी वापस फ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश। मॉर्निंग में सो वापस फ्रेश। गुड स्लीप गिव्स यू अ चांस फॉर अ न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ। ये आपकी नॉर्मल सी को वापस रिस्टोर करता है। आपने भी देखा, अगर आपने आज पॉडकास्ट किया है या कोई लेक्चर लिया है, कुछ सुना हुआ है, अगर आज सब आपने सुना है, लेकिन अगर आज रात की आपकी स्लीप अगर ठीक से नहीं हुई तो आपकी रिटेंशन पावर कम हो जाता है, तो आपको कोई रिटर्न ही नहीं होगा। सो स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ दैट मेमोरी, प्रोसेसिंग ऑफ दैट मेमोरी इन द ब्रेन। अच्छी स्लीप होने से रिटेंशन ऑफ मेमोरी बहुत अच्छी होती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, उसकी सर्कैडियन रिदम होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, ये रात में ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, तो लोगों की मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, ग्रोथ बॉडी की अच्छी, सेल डिवीजन ज़्यादा फास्ट होता है। ये सब अच्छी तो ही होता है। उसके साथ में कुछ कुछ न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, वो स्लीप में ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि किसी को एकदम नींद में से ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के लोगों को कुछ नई नई आइडिया सूझ जाती है, जो 3 बजे 4 बजे 5 बजे गहरी नींद में से उठ के उनको आइडिया सूझते हैं। ये क्यों होता है? तो ये अच्छी स्लीप मिलने की वजह से ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है, न्यूरोनल कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, और ये होती है। तो हर एक आदमी के लिए अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। लंग्स के लिए भी। लंग्स के लिए भी। लंग्स अच्छा। तो वही से नींद होती है। जब आदमी सोता है, दिन में तो आदमी एक्टिवली सांस लेता है, सांस लेगा छोड़ेगा, अगर वो बंद करना है तो खुद के दिल से करेगा, खुद के दिल से बंदेगा। लेकिन नींद में सांस चलती रहती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली ज़्यादा ओबेस, जैसे अपने को बाहर से चर्बी दिखती है, वैसी ही चर्बी उनके अंदर से सांस के मार्ग में होती है। अपना जो जबड़ा होता है, जो सामने का 2/3 तो हार्ड होता है, पोनी होता है, लेकिन पीछे का 1/3 ये मस्कुलर होता है, सॉफ्ट होता है। तो ओबेस पेशेंट में काफ़ी बार ये जो होता है, अपने टंग की जो पीछे की साइड होती है वो जाके पीछे टच हो जाती है। अच्छा। और फिर पेशेंट को जब वो टच होती है तो हम जब सांस लेते हो तो फट 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 ये करना शुरू हो जाती है। ये जो डायमीटर होता है सांस लेने का वो कम कम होता है। कभी कभी तो ऐसी स्टेज आती है को एक दूसरे को चटक जाते हैं। अच्छा। तो बाहर का सांस बाहर, अंदर का सांस अंदर, सांस जाना ही सडनली स्टॉप हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं एपनिया। एपनिया मीन्स नो ब्रीदिंग। जब ये एपनिया होता है तो अंदर का सांस घुटन होता है, तो इमीडिएटली बॉडी का रिएक्शन होता है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अरे ये क्या हो रहा है, सांस तो बंद पड़ गया। तो ब्रेन सिग्नल छोड़ता है मसल्स को कि अरे जाग जाओ। तो पेशेंट खट करके जागता है, जोर से सांस लेना शुरू होता है, और फिर से वो साइकिल शुरू होता है कि जो कुछ देर के बाद वापस हुई होता। अच्छा। ये जैसे स्पेल्स कुछ लोगों को जो आते हैं उसको बोलते हैं एपनिक स्पेल्स। और जिनको ये ज़्यादा आते हैं उनको होता है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो इन लोगों को ऐसे तो वो
और ये रात में भर वो जो सो रहे हैं वो एक्चुअली नींद होती ही नहीं है, इनको बार बार उठते सोते उठते सोते, तो उनकी रात में नींद होती ही नहीं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि उनको दिन में नींद आ जाती है। उनको बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस। दिन में भी कुछ ड्राइविंग करते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ काम करते हुए सडनली सो जाते हैं। ये जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है, माइंड फ्रेश नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग होता है। और ये रात में जो इतना ऑक्सीजन कम होता है उससे बाकी कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, एरिथमियाज होते हैं, काफ़ी बार सडन डेथ भी एक्सप्लेन होते हैं स्लीप एपनिया की वजह से। तो ये सब बहुत ही कॉमन है, स्पेशली ज़्यादा जिनकी ओबेसिटी में ही ज़्यादा, जिसका BMI काफ़ी ज़्यादा है, 32, 35, 37 है, उनको ज़्यादा होता है। लेकिन ये सिर्फ ओबेज में ही होता है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पतले लोगों में भी, जिनका कि फेरिंजियल वॉल, जो अपने सांस लेने का पीछे का जो सॉफ्ट टिश्यू का जो ओपनिंग होता है वो बहुत नरम होता है या बहुत ही कमज़ोर होता है, तो उनमें ये कोलैप्स हो जाता है और ये स्लीप अपनिया होना शुरू होता है। वो पड़जीप पढ़ लिए ऐसे कुछ बोलते हैं ना मराठी पड़जीप में भी। तो ऊपर आती है, लेकिन जब टंग ज़्यादा पीछे चली जाती है, कुछ लोगों का मैंडिबल छोटा होता है, उनका छोटा होता है और एकदम रिट्रोप्लेस्ड होता है पीछे पे सब, तो उनका फिर पीछे जाके टंग उसको टच होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एक स्लीप टेस्ट करो। अच्छा। होम स्लीप टेस्ट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग लेवल के होते हैं। होम स्लीप टेस्ट भी कर सकते हैं या हॉस्पिटल में आके मॉनिटर करके भी कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा टेलीफोन जैसा डिवाइस होता है, उसके वायर्स होते हैं, एक नाक में चला जाता है और एक तुम्हारा पल्स ऑक्सीमीटर कंटिन्यूस मॉनिटर होता है और चेस्ट पे लगा देते हैं। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूसली डिटेक्ट होता है, तुम रात भर सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे वो सब पता चलता है। और उसके हिसाब से वो पूरा रिकॉर्ड, जितना भी घंटे आप सो रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और उसको हम एनालाइज करते हैं कंप्यूटर पे ही, कि उससे पता चलता है कि 1 घंटे में इन्होंने कितनी बार इनका सांस बंद पड़ा, अच्छा। जब बंद पड़ा तभी ऑक्सीजन कितना नीचे गया था, कितनी बार अवेक हो गए, कितना टाइम उन्होंने ठीक से सो पाए, कितना टाइम नहीं सो पाए। ये सब डिटेल में आने के बाद में फिर हम का रिपोर्ट बनाते हैं। उससे अगर हमको पता चला कि इसका सीवियरिटी है, 15 से ज़्यादा बार अगर वो 1 घंटे में उठता है, एपनिक स्पेल आते हैं, इसका मतलब इनको सीवियर है, इसको रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट। तो फिर उनका ट्रीटमेंट का अपन प्लान शुरू कर लेते। ट्रीटमेंट भी एक पहले तो काउंसलिंग होता है। ये सब होने का बड़ा कारण तो लाइफस्टाइल होता है कि ओबेसिटी होता है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन, वेट लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डेली वॉकिंग, डेली जॉगिंग टू रिड्यूस द वेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सोने का तरीका भी चेंज कर सकते। काफ़ी बार हम जब ऐसा पीठ पे सोते हैं तो अपनी टंग फॉल होती है और फिर वो अटक जाता है और सांस बंद हो जाती है। पेशेंट को हम टेढ़ा सोने के लिए बताते हैं, एक करवट पे सोते जाइए, या तो पायजामे में कोई तो एक छोटा बॉल रख लेता है ताकि वो रात को सीधा ही नहीं सो सके, उसको टेढ़ा ही सोना पड़े, वो एक ट्रिक हम यूज़ करते हैं। और अगर ये सब चीज़ों से भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये सब फ़र्क पड़ने को टाइम लगता है। उसके लिए फिर हम CPAP मशीन आता है जी। CPAP मशीन आपने काफ़ी बार लोगों को देखा हुआ होगा कि CPAP मशीन लगा के सीधे हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। तो एक छोटा सा मशीन होता है, टाइट मास्क जो मुंह के ऊपर बैठता है, और वहाँ पे एक छोटा सा मशीन हुआ होता है। ये मशीन क्या होता है, ये ऐसा तो वाटर पंप के जैसा, गार्डनिंग में अपन कैसे पानी प्रेशर से देते हैं, वही काम ये मशीन करता है। ये अपनी हवा ऑक्सीजन को लेता है और स्पीड बढ़ाता है और ये यहाँ से प्रेशर से अंदर देता है। जब ये प्रेशर मिलता है तो अपना जो फटफट करना है, जो सांस बंद पड़ रही है, वो ऑब्स्ट्रक्शन इमीडिएटली क्लियर हो जाता है प्रेशर की वजह से, और पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, ताकि पेशेंट की नींद भी ठीक हो जाती है और पेशेंट को दिन में जो सोमनोलेंस आता है या जो वीकनेस आता है, जो नींद आती है, वो भी कम हो जाती है। दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सर ट्रेकिंग अभी एक नया ट्रेंड हो गया है, लाइक पीपल आर रियली लविंग इट। फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, बट काफ़ी सारे ट्रेकर्स, मतलब प्रोफेशनल ट्रेकर्स हो या जिन्होंने नया शुरू किया हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाके उन्हें सांस फूलने की बीमारी होती है। तो इससे कैसे डील कर सकते हैं, या ऐसे ना हो इसलिए क्या कर सकते हैं? करेक्ट। ट्रेकिंग आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, हम भी ट्रेकिंग करते हैं, तो आई लव ट्रेकर्स ऑल्सो। ट्रेकिंग में कैसे होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड जा रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज, जैसे भी हाइट बढ़ते बढ़ते जाएगी तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम कम होता जाता है। अगर यहाँ पर 21% है तो वहाँ पे 18%, 70% कम कम होते जाएगा। तो वो टाइम पे आपके बॉडी को एक्लिमेटाइज होना पड़ता है।
तो उसके लिए अगर धीरे धीरे जब क्लाइंबिंग करते हैं तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई तो हाइट पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम है। तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके दिल्ली टू लेह चले जाएंगे तो इमीडिएटली आपको तकलीफ होगा। लेकिन अगर धीरे 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 1-2 दिन लेके जाएंगे तो उतना नहीं होगा। ये लोगों को अपनी फिज़िकल फिटनेस, आपका एंड्योरेंस, ये चेक करना भी ज़रूरत है। जो कि अकेले जा रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, उनको उसको हम बताते हैं VO2 मैक्स, VO2 मैक्स, कि जिससे कि बॉडी की और लंग्स की ऑक्सीजन यूज़ करने की कैपेसिटी कितनी है, वो चेक करना ज़रूरी होता है। वो अगर एथलीट्स जो होते हैं उसमें वो काफ़ी अच्छी रहती है। वो जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपका लंग्स यूज़ कर सकता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो चेक करते, अगर वो आपकी कम है तो उन लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। इसका इनडायरेक्टली यूज़ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। जिसका VO2 मैक्स ज़्यादा होगा उसके फिटनेस अच्छा होता है। अच्छा, तो इतना अगर फिटनेस, एंड्योरेंस इन सब का प्रिकॉशन लेते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी, और अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनको तकलीफ नहीं होगी। और जो नए जा रहे हैं उन लोगों को पहले से थोड़ा उस पे काम करना पड़ेगा बिफोर दे गो फॉर लॉन्ग ट्रेक्स। एग्जैक्टली। यंग जनरेशन होता नॉर्मली उनकी बॉडी जल्दी से अडाप्ट कर लेती है। तो हाइट देखना कि कौन सी हाइट पे 12,000 स्क्वायर फुट तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। उसके आगे अगर जाते होगे तो ग्रेजुअल अपहिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो बेस्ट ट्रीटमेंट टू जस्ट कम डाउन द, आपकी हाइट कम 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 करते जाइए तो आपका प्रॉब्लम अपने धीरे आप वो ठीक धीरे हो ऑक्सीजन आपको अच्छा अच्छा मिलते जाएगा। सर बीच में हमने इसकी बात कही ट्रीटमेंट की वगैरह, तो एक अभी नया है AI का ज़माना आ गया है। तो AI का जो है तो उसका उपयोग यूज़ अपने ट्रीटमेंट में कैसे कर सकता है? इसमें कुछ है फैसिलिटी करने की भी? कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी हर एक चीज़ में आ रहा है और इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें हर एक चीज़ में उसका बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि पेशेंट के सिम्टम्स में काफ़ी बार पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है तो उसके अंदर भी उसका फ़ायदा हो सकता है। अगर पेशेंट उसके सिम्टम्स डाल देता है, उसका सैचुरेशन लिख लेता है, उसका अच्छा। BP लिख लेता है, उसका चेस्ट एक्सरे कर लेता है, तो ये सब चीज़ें जब AI इंटरप्रेट करेगा तो उसको ट्रायज में प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो उसका नंबर जल्दी लग जाएगा। अच्छा। ये हो सकता है। अभी हमारे एक्सरे मशीन में ही AI लगाया हुआ है। जब जैसा भी हर एक एक्सरे ये अपने आप स्क्रीन होता है और ये गवर्नमेंट को चला जाता है कि वो TB है या नहीं है। अच्छा, इतना एडवांस है। ये गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट बिठा के दिया हुआ है कि ये एडवांस एप्लीकेशन है, AI एप्लीकेशन है कि जिसमें सस्पेक्टेड होता जाता है तो उसका इमीडिएटली अलर्ट आता है कि जिसका एक्सरे हुआ है उसमें ये आया हुआ है। तो इससे हमें को प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ बढ़ जाती है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट में भी बेनिफिट हो सकता है। AI असिस्टेड ब्रोंकोस्कोपी आई है अभी। अच्छा। ये ब्रोंकोस्कोपी करते करते अभी कौन सी एक बार CT स्कैन हुए, CT स्कैन को उस मशीन में ऐप में फीड कर दिया तो हमको ब्रोंकोस्कोपी करते करते अंदर के अंदर ही डायरेक्शन मिलती है कि किस ओर जाना है, कहाँ से बायोप्सी लेनी है, कितना सेंटीमीटर दूर है, ये सब समझ जाता है। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ऑल्दो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है लेकिन ये आने में कुछ ज़्यादा Near टाइम future में आ भी नहीं सकता है। आने वाला ही है। बिल्कुल। रोबोटिक्स असिस्टेड थोरैकोस्कोपी होती है, वो सब हम कर सकते हैं। पेशेंट का डाटा मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं वो एग्जैक्टली एनालाइज करते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन, अस्थमा की मेडिसिन जब साइमल्टेनियस लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होने के साथ हमको अलर्ट आते हैं। ये सब AI से ही आते हैं कि ये पेशेंट का ये दवाई की रिएक्शन हो सकती है, जिसके साथ ये नहीं देना है, इसका ओवरडोज हो रहा है, ये इमीडिएटली अलर्ट आ जाते हैं। तो जो ह्यूमन एरर था वो कम से कम कम होने के चांसेस है। प्लस तुम्हारा रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा होता है। तो तुम्हारे को कोई एपिडेमिक आ रहा है, अगर आपके पास कुछ पेशेंट आ गए, 3 4 5 निमोनिया के पेशेंट आ गए, वैसे पेशेंट बहुत सारी जगह आ रहे, तो इसका मतलब कोई पैंडेमिक आ रहा है, एपिडेमिक आ रहा है, उसका अलर्ट जल्दी से मिल जाता है। अच्छा। ये गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी सारा बेनिफिशियल हो सकता है। Although AI is not going to replace us, it is Of going course, to never. it is going to help us. We have to use it very judiciously Wisely. to improve our practice and improve the patient care, कि जिससे अपने पेशेंट को फ़ायदा कैसा होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो AI का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। सर फिटनेस की हमने थोड़ी पहले बात की थी, तो मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत ट्रैकिंग करते हो, आप साइकिलिंग भी करते हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो और अच्छा खासा कर रहे हो।
तो आपने अपने आप को फिट कैसे रखा है और आपके लंग्स को आपने फिट कैसे रखा है, ये आप हमें बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। फिटनेस तो हमको बचपन से ही प्यारी थी। हमारा क्लोज ग्रुप है, डॉक्टरों का ग्रुप है, जिसके हमारे वो ट्रिगर्स है कि इनको देखा तो मुझे रनिंग को जाने की इच्छा होती है, किसी को देखने का हम साइकिलिंग करने की इच्छा होती है। हमारा साइकिलिंग ग्रुप है, पिछले 10 सालों से साइकिलिंग करते हैं। ग्रेट। हम महाबलेश्वर साइकिलिंग किया है काफ़ी बार, लोनावला बीच बीच में जाकर आते हैं, बॉम्बे किया हुआ है, गोवा किया हुआ है। तो ये लंबी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग हमारा शौक ही है। हफ्ते में 1 बार 2 बार तो साइकिलिंग होता है। वैसे ही ट्रेकिंग करते हैं। बाकी ट्रेकिंग तो हमेशा ही ऑलमोस्ट एवरी संडे हो जाता है। पर्वती क्लाइंबिंग करते हैं। और हमारा जो ट्रेकिंग का ग्रुप है, साइकिलिंग का जो ग्रुप में इतनी मिलजुल, एक दूसरे को मिलना होता है, बातचीतें होती है और एंजॉय करते हैं। जी। तो ये अपने आप ही हो जाता है, इच्छा होती है कि कभी जाऊँ मैं। और अपने रूटीन जो प्रैक्टिस होती है उसमें से थोड़ा अलग होता है, अलग लोग मिलते हैं, अलग तरीके की बातें होती है, वो ज़्यादा एंजॉय होती है। तो आपके लंग्स को भी उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। खुली हवा में घूमने मिलता है, 3 घंटा 4 घंटा ट्रेकिंग करते हैं तो उसमें खुली हवा मिलती है, उस लग रिजुनेट हो जाता है। तो अपना काम ज़्यादा सिंसियरली, ज़्यादा जोश से करने में एक्टिवली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब निगेटिव या पार्टी ट्रिगर से तो अच्छा है ये फिटनेस Correct. पार्टीज के ट्रिगर्स होना ज़्यादा अच्छा है लाइफ। मॉर्निंग फ्रेंड्स आर बेटर देन मॉर्निंग इवनिंग फ्रेंड्स आर बेटर, यस। सर, एक हमारे पॉडकास्ट का प्रोटोकॉल है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद देर आर स्टिल सम मिथ्स एंड फैक्ट्स पीपल हैव, तो एक मिथ्स एंड फैक्ट्स का राउंड लेते हैं, शाल वी? श्योर श्योर। यस। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि बचपन का अस्थमा सिर्फ बचपन तक ही सीमित रहता है और वो बड़े होते होते अपने आप ठीक हो जाता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो बाल दमा होता है वो बचपन में तो आता ही है। वो नॉर्मली जैसा बच्चे का एज उम्र बढ़ता जाता है, 7 8 10 ईयर्स तक, वो धीरे धीरे कम कम होता जाता है। ये दवाई से भी कम होता है, लेकिन मेनली ये तो होना ही होता है। तो अबाउट 70 to 80% बाल दमा ये बचपन में ही निकल जाता है। कुछ पेशेंट का लेकिन अबाउट 10 to 15 20% को ये रिलैप्स होता है इन द यंगर एज, लाइक 18 19 20 को होता है। कुछ लोगों को लेट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 70% बच्चों का अस्थमा ये बचपन में ही निकल जाता है। ओके। माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर सीओपीडी है, सांस फूलती है, तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट वन ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर सीओपीडी इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। उनको वो सीओपीडी के लिए हमने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थेराबैंड्स, मसल बिल्डिंग, लेग एक्सरसाइजेस, उनके मसल्स, लेग मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज, ये सब हम उनको देते हैं। अच्छा। ओवर एग्जर्शन डेफिनेटली नहीं करना है, लेकिन रेगुलर मसल ट्रेनिंग, रेगुलर वॉकिंग ये करना बहुत ज़रूरी है। उससे उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। अच्छा न्यूट्रिशन करना चाहिए, जितना वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका न्यूट्रिशन, भूख लगेगी, न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगा। तो ही हैज़ टू वर्क, जितना होता है उतना करना है, रेगुलरली करना है, ताकि उनके मसल्स टोन हो जाए। ओके। अस्थमा के लिए एक बार अगर पंप या इनहेलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो ज़िंदगी भर लेना पड़ता है? ऐसे कुछ नहीं है। अस्थमा आपका कितना सिवियरिटी का है वो हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे अपने को आँखों में इलाज करना है तो तुम आँखों में ड्रॉप्स डालते हैं, वैसे ही अस्थमा ये लंग्स की बीमारी है, तो उसके लिए इनहेलर से देने से दवाई का डोज बहुत ही कम रहता है। लंग्स का अस्थमा कम करने के लिए दवाई टैबलेट में देने का मतलब नहीं होता है। आपको अगर कम डोज में है तो इनहेलर्स में देखा है, जिसके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन है, सब इनहेलर पिछले 50 साल से ले रहे, 40 साल से ले रहे, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। उसमें डोज बहुत कम होता है, तो उसके कोई एडवर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर अस्थमा सिवियरिटी। अगर वो सीजनली है तो आपको सीज़न पुरता लेना है और बंद हो जाता है। कुछ लोगों को तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको 1-2 साल में उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी तो ज़रूरत पड़ती, तो दे आर ऑलमोस्ट क्योर्ड। आप क्योर का नहीं सोचना है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मेंटेन कर सकते या नहीं है। आपको अस्थमा से कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अस्थमा इनहेलर चालू रखना पड़े या नहीं पड़े, अगर आपका
क्योर है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक बार इनहेलर चालू किया तो उसको एटलीस्ट 6 वीक्स चालू रखते। पेशेंट जब को एग्जैक्टली 3 मंथ्स उसको अगर कोई सिम्टम नहीं होगा तो उसका 50% डोज रिड्यूस करते, वो भी ठीक हो गया तो फिर उसके बाद में बंद भी होता है। और काफ़ी सारे हमारे पेशेंट ऐसे कि उन्होंने छोड़ दिया है विदाउट इनहेलर, दे आर मेंटेनिंग एंड दे आर एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जो क्रोनिक पेशेंट है उनको तो लेना ज़रूरी है ताकि वो अपने टैबलेट लेने को अवॉइड कर सकते। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बाद लंग्स पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते, हो ही सकते। ट्यूबरकुलोसिस भी अलग अलग तरीके से आता है। अगर सिर्फ पानी हुआ है तो पानी निकाल दिया, ट्रीटमेंट दिया तो पूरा ठीक हो जाता है ये। अगर सिंपल ट्यूबरकुलोसिस स्टेज 1 का ही है, एक ही साइड लगा है, तो डेफिनेटली 100% क्योर होता है। उसका कोर्स होता है 6 मंथ्स 9 मंथ्स, पूरा रेगुलर उसका ट्रीटमेंट का कोर्स होने के बाद में एक्सरे करते हैं, स्पूटम टेस्ट करते हैं। वो कोर्स होने का पेशेंट इज़ एज गुड एज नॉर्मल, ही कैन डू ऑल हिज वर्क। ओके। और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेप है तो सेफ है? नहीं नहीं, ये तो किसी ने वेप वालों ने बनाई हुई कोई तो कैंपेन होगा। वेप इज़ डेफिनेटली नॉट सेफ। वेप के भी उसके खुद के प्रॉब्लम्स है। इट मेक्स द पर्सन निकोटिन एडिक्ट। उसके साथ जो जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। और आफ्टर ऑल दिस इज सम एडिक्शन ओनली एंड इट इज़ गोइंग इन योर लंग्स। सो यू टेक केयर ऑफ योर लंग्स, डोंट अलाउ सच nonsense things to go enter your lungs. ओके So vape is not safe. सर, आज का पॉडकास्ट इतना अच्छा हुआ है, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस थे जो आज आपने इतनी अच्छी तरह से हमें बताए। और मुझे तो यकीन है कि हमारे सारे ऑडियंस भी आज स्पीचलेस हो गए रहेंगे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद। लंग्स के बारे में लंग्स जितनी के बारे में जानकारी आपने दी है वो शायद ही किसी ने पहले सुनी होगी। आई एम श्योर बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक टेक अवे मैसेज दे जो उनके लंग्स के फिटनेस के लिए और उनके लंग्स को ज़िंदगी भर के लिए फिट बनाए। Take care of your lungs. सर ये कैमरा में देखिए ऑडियंस की तरफ। टेक केयर ऑफ लंग्स। लंग्स का ख्याल रखिए तो लंग आपको लंबी ज़िंदगी देगा। ऊपर वाले ने हमको भेजा हुआ होता है तो लिमिटेड सांसें लेके भेजता है। इतनी 2 करोड़ सांसें लेनी है आपको, 4 करोड़ सांसें लेने के। आपकी लंग्स की हेल्थ अच्छी होगी तो आप वो बढ़ा सकते हैं। तो लंग्स की केयर लीजिए। बी अवे फ्रॉम पॉल्यूशन, बी अवे फ्रॉम स्मोकिंग, डोंट गो फॉर वेपिंग एंड स्मोकिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चेक योर लंग्स रेगुलरली। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल इंसाइट्स और इतनी सारी जानकारी। और हमने ऑलमोस्ट लंग के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, चाहे स्मोकिंग हो, वेपिंग हो, कैंसर हो, टीबी हो, जो भी है। तो आपके जो इंसाइट्स हमको मिले सर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और दर्शकों भी मैं बात करूंगा कि आप भी अपना ख्याल रखें और अपने लंग्स का भी ख्याल रखें। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू मुकेश, थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो Thank you. मच। तो दोस्तों, अपने लंग्स का ख्याल रखिए, समय समय पर चेकअप करवाते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और हाँ, खुल के सांस लीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी हमारे नए मेहमान और एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे एक्साइटेड।